हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं जितने भी आपके जो क्वेश्चंस हैं सभी का यहाँ पर आंसर बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तुरंत अपने क्वेश्चंस के आंसर मैच कीजिए, कितने आपके सही हुए कितने अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि आपका जो पहला क्वेश्चन है, सेल स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाता है। तो सेल स्थिरांक का मात्रक हो जाता है मीटर इनवर्स, या इसको हम सेंटीमीटर इनवर्स भी कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है, कॉपर +2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाता है। इसका आंसर होता है ए 1.73 हो जाता है, जो कि आपने निकाल लिया होगा। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको लास्ट वाली बात बताता हूँ, यहाँ पर इसके 3D 10 होते हैं और 4s1 होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन जाता है तभी Cu+1 दर्शाता है, लेकिन जब इसमें से 3D में चला जाता है तो 3D 9 हो जाता है, जिस कारण इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाता है। क्या रह जाता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाता है। और म्यू की अब बात कर, यहाँ पर जब हम म्यू का मान निकालते हैं तो वो निकालते हैं यहाँ पर n+2 से निकालते हैं। n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताता है जो कि 1 है, प्लस में यहाँ 2 होता है, तो √3 का मान जो होता है 1.732 होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाता है। तो ये आपने क्या होगा, उम्मीद है मुझ पूरी तरह आसानी से। खैर ठीक है, हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, तुरंत फटाफट आंसर्स बताएंगे। उसके देखिए वॉन आर्निकल विधि किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। तो यहाँ पर टाइटेनियम और जिरकोनियम का क्या किया जाता है, यहाँ पर शुद्धिकरण प्योरीफिकेशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ट्राई मेथिल एल्किलेमीन, या फिर इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर CH3 का होल थ्राइज, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये तृतीयक अमीन क्या हो जाता है। इसका आंसर तृतीयक अमीन, ये टर्सरी अमीन हो जाता है। उसके बाद देखिए विटामिन B12 में उपस्थित होता है, कौन सी मेटल उपस्थित होती है। तो यहाँ पर कोबाल्ट विटामिन B12 में उपस्थित होती है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर प्रतीप शर्करा क्या है। तो प्रतीप शर्करा यहाँ पर सुक्रोज एक प्रतीप शर्करा हो जाती है। इन्वर्टेज शुगर इसको हम कह देते हैं, क्योंकि इसका जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है आफ्टर, जब ये क्या होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है उस वक्त, है ना, वो एक रीजन हो जाता है। खैर हम ज़्यादा सॉल्यूशन बात नहीं करेंगे। इनमें से कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। तो यहाँ पर जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें भी अल्फा हाइड्रोजन होगा वो सभी कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि कैनिजारो अभिक्रिया वही दर्शाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पर वह अभिक्रम जिसके साथ एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों काम करते हैं। देखिए ना तो टोलन पर ही काम कर सकता है, ना फेलिंग पर काम कर सकता है। यहाँ पर मेनली जो काम कर सकता है, ग्रिग्नार के साथ आसानी से रिएक्शन ये शो कर सकता है। किसके साथ रिएक्शन शो कर सकता है, ग्रिग्नार के साथ ये दोनों ही रिएक्शन शो करते हैं, यहाँ पर ही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं DNA में कौन सा अम्ल होता है। तो यहाँ पर फॉस्फोरिक अम्ल हो जाता है। कौन सा अम्ल हो जाता है, H3PO4। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, OH P, यहाँ पर ये OH और ये OH, H3PO4 यहाँ हो जाता है ये स्ट्रक्चर। तो H3PO4 आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कौन सा अमीनो अम्ल में असमित कार्बन नहीं होता है। तो ग्लाइसिन एकमात्र ऐसा है। इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, NH2CA, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, और ये COS है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन समान, इसलिए ये कैसा है, यहाँ पर इसमें असमित कार्बन नहीं है। ठीक है, ग्लाइसिन इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, बात करते हैं कि जब हम फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात करते हैं, क्वथनांक में उन्नयन खालिस्तान के समानुपाती होता है। तो जो क्वथनांक है उसका उन्नयन समानुपाती होता है मोललता के। किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं विटामिन D का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन में कौन सा बंद होता है। तो यहाँ पर पेप्टाइड बंद होता है। कौन सा बंद होता है, पेप्टाइड बंद हो जाता है। आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल का मतलब होता है CH3 सी, यहाँ पर CH3 CH2OH की बात हुई है, आपको इसका IUPAC नाम बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनोल, या प्रोपेन 1 ओल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका IUPAC नाम बता सकते हो इजी करके। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर देखिए द्वितीय लवण वियोजित हो जाते हैं सरल प्रकार के आयनों में वियोजित हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं, सरल प्रकार के आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लेंथेनाइट तत्वों से बने मिश्र धातु क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, ओनली मिश्र में से यहाँ पर मिस ही रह जाता है। क्या रह जाता है, मिस ही रहे, तो मिस धातु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिस मेटल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट टाइप के जो आंसर हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए हेनरी क्या है, हेनरी गैस के लिए होता है। गैस का क्या होता है कि गैस की जो मात्रा है उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है, उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। और इस तरह से जब ये हम हेनरी स्थान को हटाते हैं तो ये हेनरी स्थान आ जाता है, जो कि ताप बढ़ाने पर इसका हेनरी स्थान का मान बढ़ता है। ठीक है,
ये आ जाता है। उसके बाद देखिए परासरण दाब क्या होता है, तो परासरण दाब वह दाब होता है जो क्या करता है, परासरण दाब वह दाब है जो जल के अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरण को या परासरण को रोकता है। क्या करता है, रोकता है, वो क्या होता है, परासरण दाब होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, परासरण दाब हो जाएगा इस तरह से। तो वह भार दाब जो उच्च सांद्रता वाली विलेन पर लगाया ताकि विलायक के अणुओं को प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से रुक जाए। फिर देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है। इसकी कोटि सेकंड इनवर्स है जो कि बताती है कि यहाँ पर जो अभिक्रिया कोटि है वो प्रथम है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, कैसी हो जाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। क्यों, इसका जो ये आपको के का कांस्टेंट या जो ये यूनिट है इससे आपको ये पता करना होगा। ठीक है, आसानी से पता कर सकते हो, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। उसके बाद बात करते हैं ईथर में ऑक्सीजन परमाणु की जो संकरण किस प्रकार का होता है, तो वो sp3 होता है जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। यहाँ CH3 लगा होता है, यहाँ CH3 लगा होता है, और क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर हैं तो वो इस तरह से अरेंज है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर स्ट्रक्चर है। ये रिएक्शन आपको है कि फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई गई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, ये क्या है, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और आपके वार्षिक में पूछी जाने वाली रिएक्शंस आती है जनरली। ये यहाँ पर हम CH3 साथ में NaOH ले लेते हैं जनरली, फिर रिएक्शन कराते हैं तो हमको सैलिसैल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, सैलिसैल्डिहाइड यहाँ पर मिल जाता है, CHO, इसको हम सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलिसैल्डिहाइड, तो सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं, ये बन जाता है, ये रिएक्शन होती है तो ये बना सकते हो आप, सैलिसैल्डिहाइड बन जाता है। इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, इस रिएक्शन को नेम रिएक्शन है ये जनरली, उसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, गाटरमान या गाटरमान कॉक रिएक्शन है ये, कुछ ऐसे है। फिर देखिए क्वेश्चन है हिंसबर्ग अभिकर्मक, इसको बेंजीन थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसकी। यहाँ पर ये सल्फोनिल ग्रुप है और ये सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन थायोनिल सल्फोनिल क्लोराइड इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी हिंसबर्ग रिएजेंट की। बाकी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ना, यहाँ पर ये परासरण दाब है, ये आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, इस फॉर्मूले से इसका आंसर निकल जाएगा। पाई बराबर NCRT होता है। ठीक है, एन को यहाँ पर आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि स्पेशल दिया नहीं हुआ, CRT सामने निकाल सकते हो। RT और पाई की वैल्यू दे रखी है, C आपकी कंसनट्रेशन के बारे में बताता है। देखिए फिर मानक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम है जो आपको बताना था, इस तरह से बनाता है। यहाँ पर प्लेटिनम वायर होता है, क्या होता है, प्लेटिनम का बना हुआ वायर होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कराई जाती है। इस तरह से आप बना सकते हो, मतलब डायग्राम बनाना है। फिर देखिए उस विलेन की मोलता जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब 5 ग्राम, और आपको क्या बनाती है, मोलरता बतानी है, तो 5 बटे में आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मौलिक आणविक भार 40 होता है, और यहाँ इस तरह से 500 इंटू में तो 1000 के साथ इसको हटाओगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, 5 से 5 चल जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.5 0.5 नहीं होके ये 0.25 हो जाएगा, सॉरी है ना, यहाँ पर 0.5 नहीं होके 0.25 m इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे से निकाल सकते हो, इस तरह से डिटेल में नहीं बता रहे हम। अर्धायु काल जब जिसमें रिएक्शन से आदि पूरी हो जाती है, प्रथम कोटि के लिए अर्धायु का आप सूत्र यहाँ पर आपको जो डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है, वो आपको पता करनी है, कर लोगे आप, मुझे पूरी उम्मीद है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, संक्रमण धातु में संकुल यौगिक बनाने का गुण 3 कारणों से होता है। कौन कौन से कारण होते हैं, जनरली देखो इसका जो आकार होता है वो जनरली ठीक ठाक होता है, धनावेश होता है, और ना मतलब धनावेश बनाते हैं, ये आकार छोटा होता है। और बात करें तो इनमें जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है, क्या होती है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था इनकी मुख्य गुण है, ऑक्सीकरण अवस्था इनका मुख्य गुण हो जाता है। ठीक है, एक इनका आकार हो जाता है और इनकी स्थिति हो जाती है। फिर संक्रमण धातु में मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है, उदाहरण देकर बताइए। तो ये मिश्र धातु बनाते हैं हम जानते हैं, उनका भी रीजन कहीं ना कहीं इसकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था ही है। ठीक है, एरिल हैलाइड की देखिए यहाँ पर एरिल हैलाइड की नाभिक संयुक्त प्रतिस्थापन के एरिल हैलाइड यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं ये वाली जो रिएक्शन थी है ना, ये Cl यहाँ पर लगा दिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन मतलब यहाँ सोडियम
हाइड्रोक्साइड से हम रिएक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि फिनॉल बनाए, तो ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, प्रेशर पर होती थी। एक तो क्या होता था यहाँ पर, ये माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर शो करता था, अनुनाद यहाँ पर पाया जाता है, डबल डबल बॉन्ड इनके बीच में यहाँ इस तरह से होता है, वो रीजन हो जाते हैं, आपने पढ़ा होगा इजीली। वहाँ पर आपने देखो कि अनुनाद इफेक्ट यहाँ शो करता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन है ये अनुनाद में भाग लेने लग जाते हैं, इसलिए द्विबंध आ जाता है क्लोरीन और जो कार्बन है उसके बीच में, इसलिए उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर इसमें ए जो प्रोडक्ट होगा वो बेंजीन, यहाँ पर देखिए डाइजोनियम सोल्ट हो जाएगा, और इससे आगे जाके जो बी, ये ए प्रोडक्ट होगा, और यहाँ से आगे जाके बी प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा फिनॉल। क्या बनेगा? फिनॉल बन जाएगा। इस तरह से आसानी से आप रिएक्शन करा सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर जो ग्राफ है कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर log के और यहाँ पर 1/T के मध्य यहाँ पर ई आंतरिक ऊर्जा के बारे में बताएगा ये ग्राफ। इस तरह से आप बस बना सकते हो ग्राफ। बाकी उत्प्रेरक की उपस्थिति और व्यस्त अभिक्रिया के रूप में आरेखीय निरूपण करना है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में बढ़ जाती है उसकी अभिक्रिया का वेग, जबकि अनुपस्थिति में कम रहता है। इस तरह से आप बता सकते हो। फिर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्रिस्टल क्षेत्र पैटर्न के आधार पर आपको इसके चुंबकीय गुण में रंग के बारे में बताना है। मतलब यहाँ पर जो FeCN है, CN6 है ना, इसके बारे में आपको बताना है। -4 है, मतलब यहाँ पर आयरन +2 की फॉर्म में है। और याद रखना साइनाइड एक क्या है, प्रबल वो है, प्रबल लिगेंड है। तो यहाँ पर ये अष्टफल की स्ट्रक्चर हालांकि शो कर रहा है। इसमें संकरण देखे, मुझे लगता है D2sp3 होना चाहिए, देखते हैं। फिर भी जो आयरन होता है, आयरन का जो 26 होता है, 26 होता है, मतलब इसमें क्या होते हैं, D में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s2 में होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर +2 में, तो ये 4s2 चले जाएंगे, 4s2 चले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। तो इसके यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर इस तरह से क्या हो जाता है, इस प्रबल लिगेंड के कारण यहाँ से जो ये युग्मन हो जाता है, क्या होता है, यहाँ से युग्मन हो जाएगा, इधर आ गया इलेक्ट्रॉन, और इसका भी क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। यहाँ पर भी क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है, युग्मन हो जाता है। इसीलिए इसका जो संकरण होता है वो D2sp3 होता है। तो ये प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसमें क्या है, प्रतिचुंबकीय शो करेगा। क्यों शो करेगा प्रतिचुंबकत्व? क्योंकि यहाँ पर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी संक्रमण नहीं होगा, डी संक्रमण नहीं होगा तो रंग भी प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, ये इसको आप बता सकते हो। फिर ये कुछ डार्जन रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन तो बहुत ही ईजी रिएक्शन है। यहाँ पर इस तरह से आप सोडियम के साथ रिएक्शन करोगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने वाले हो आप, तो यहाँ पर आपको इस तरह से हाइड्रोकार्बन मिल जाएंगे। ये वुड्स रिएक्शन है, आसानी से आप कर सकते हो इस रिएक्शन को। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ईंधन सेल का डायग्राम आप बनाना, ये भी कर सकते हो, और आप मोलर चालकता यहाँ से ज्ञात कर सकते हो, या फिर आप शुष्क सेल का डायग्राम, तो ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है ना, वहाँ से आप भी कर सकते हो। ऑक्जेलिक एसिड है, ये ऑक्जेलिक एसिड है, इसका आपको क्या बताना है, IUPAC नाम बताना है। तो ये बन जाएगा एथेन डाइओइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेन डाइओइक एसिड बन जाएगा इसका IUPAC नाम। यहाँ पर देखिए अगर इसकी रिएक्शन हो जाती है तो इसकी रिएक्शन होने से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमोनियम बेंजोइड बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए अमोनियम बेंजोइड यहाँ पर बन जाएगा। किस तरह से बनेगा, यहाँ जो COO है, यहाँ NH4 यहाँ प्लस और ये माइनस, तो अमोनियम बेंजोइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमोनियम बेंजोइड यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद अगर आप ये नहीं करना चाहोगे तो आप ये करना चाहोगे, तो ये CH3COOH है ना, ये रिएक्शन ये करोगे तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड, सिंपल सा एथेनोइक एसिड कर सकते हो, और ये रिएक्शन आप कर सकते हो। इस तरह से ये रिएक्शंस ईजीली हो जाएंगी। तो ये था आपका जो यहाँ पर क्वेश्चंस थे, उन सब के बारे में बात की। देखें यहाँ पर एक एल्डोल संघनन भी है, तो एल्डोल संघनन के बारे में बता दो। यहाँ पर जैसे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है उनमें एल्डोल संघनन होता है। एल्डोल संघनन से यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पर ये OH एक प्रोडक्ट बनेगा CH2CHO, और आगे जाके क्या होगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर एक एथी डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CHO आ जाएगा, तो इनेल बन जाता है प्रोडक्ट। इस तरह से एल्डोल संघनन होता है। तो ये आप बता सकते हो। तो ये रहा हमारा जो केमिस्ट्री का सॉल्यूशन था आज का आपका, ये हमने प्रोवाइड करा। अगर आपको एक वीडियो पसंद आती है और आपको हेल्प करते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।